वैसे तो गुलाम भारत की कई दास्तां हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लेकिन आज मैं आपको 104 साल पहले बीती एक खूनी दास्तां को सुनाने जा रही हूँ, जो कि अंग्रेजी सरकार की एक चाल थी जिससे कि वो आज़ादी के लिए उठी आवाज को दबा सके, और इस मंसूबे को अंजाम दिया गया जलियांवाला बाग में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरी टुकड़ा। बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि आज मैं आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड के नरसंहार के बारे में बताने जा रही हूँ। आइए सबसे पहले जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था। सन 1916 से 1919 के बीच मॉनसून का बुरा असर रहा, जिसके वजह से उपज में कमी आई और महंगाई बढ़ने लगी, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा उमड़ा और लोग सरकार के खिलाफ बोलने और प्रदर्शन करने लगे। अभी लोगों का गुस्सा शांत भी नहीं हुआ था कि 1919 में ब्रिटिश सरकार रॉलेट एक्ट लेकर आई, जिसके बाद वो बिना किसी जुर्म के किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल सकते थे। महात्मा गांधी रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए पंजाब आना चाहते थे, लेकिन डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के नाम पर उन्हें रोक दिया गया और उन्हें गिरफ्तार करके मुंबई भेज दिया गया। जब गांधी जी की गिरफ्तारी की खबर पंजाब पहुंची तो पूरा शहर बंद हो गया और पूरा बाजार लोगों के जुलूसों से भर गया। 9 अप्रैल को आंदोलन की अगुवाई कर रहे डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलू को पंजाब निकाला दे दिया गया, और 10 अप्रैल को जब फसाद की कुछ खबरें आई तो पूरे पंजाब में टेलीफोन और टेलीग्राफ की तारें काट दी गई। और फिर आई 13 अप्रैल 1919 की वो सुबह, जिस दिन को भारत के इतिहास में काले दिन के नाम में दर्ज होना था। इसी सुबह जनरल डायर शहर के दौरे पर निकले और पूरे शहर में कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई और बताया गया कि कानूनन 4 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते। ठीक इसी दिन पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था। जनरल डायर को लगा कि ये कार्यक्रम उसके आदेश के बावजूद रख दिया गया, जबकि सभा तो एक दिन पहले ही तय हो चुकी थी। एक दिन पहले ही माहौल बन चुका था, लोग आने लगे थे और जुटने लगे थे। 13 अप्रैल की दोपहर जनरल डायर अपने दफ्तर लौटा, लेकिन जैसे ही उसे खबर लगी कि गोल्डन टेम्पल के पास भीड़ इकट्ठा हो रही है तो वो तुरंत एक्शन में आया और कुछ गोरखा और बलूच सिपाहियों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा। इधर दूसरी ओर जलियांवाला बाग में लगभग 20,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे, जिसमें से कुछ लोग रॉलेट एक्ट और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी के खिलाफ भाषण दे रहे थे, वहीं बाकी लोग बैसाखी का त्योहार मनाने आए थे। जनरल डायर ने जब इतनी भीड़ देखी और अपने आदेश का उल्लंघन होते हुए देखा तो उसने अपने सिपाहियों को गोली चलाने का आदेश दे दिया, वो भी कोई वार्निंग दिए बिना। लोग कुछ सोच पाते, इससे पहले ही पूरा मंजर भयानक हो चुका था। लोग इधर उधर भाग रहे थे, कुछ लोग दीवार चढ़कर भागने की कोशिश कर रहे थे, जबकि कुछ लोग गोलियों से बचने के लिए कुएं में कूद रहे थे, लेकिन कोई भी खुद को गोलियों के निशाने से नहीं बचा पाया। 1600 से अधिक राउंड फायर करने के बाद जनरल डायर के सिपाही तभी रुके जब गोलियां खत्म हो गई। अब तक पूरा मैदान लाशों से भर चुका था, हजारों लोग मारे गए थे और उससे भी ज्यादा लोग घायल हो चुके थे। इसके बाद जनरल डायर अपने दफ्तर लौटे और शहर से बिजली और पानी की लाइन काट देने का आदेश जारी किया और साथ ही कर्फ्यू भी लगा दिया। लोग अपने जानने वालों की लाशें तक नहीं ले जा पा रहे थे और इसी तरह खुशहाल सभा एक भयानक मंजर में बदल चुका था, जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। ब्रिटिश राज ने इस नरसंहार की खबर को फैलने से रोकने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन जल्द ही पूरे शहर में यह खबर आग की तरह फैल गया, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध शुरू हो गया। नरसंहार के 2 दिन के भीतर लाहौर, अमृतसर, गुजरात और लायलपुर सहित कई शहरों में मार्शल लॉ लगा दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर इस घटना से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अंग्रेजों के विरोध में नाइटहुड सहित उन्हें दी गई सभी उपाधियों को अस्वीकार कर दिया। इसी तरह महात्मा गांधी ने भी ब्रिटिश राज द्वारा दी गई कैसरे हिंद की उपाधि को त्याग दिया। घटना इतनी बड़ी थी कि अंग्रेजी सरकार भी हरकत में आई और घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया। कमीशन के सामने जनरल डायर ने यह कबूल किया कि यह एक पहले से ही सोचा समझा निर्णय था, जिसके जरिए वो पूरे भारत में यह संदेश देना चाहते थे कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने का परिणाम इतना ही भयानक होगा। इसके बाद जनरल डायर को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिटायरमेंट दे दिया। विंस्टन चर्चिल सहित पूरे ब्रिटिश सरकार ने इस घटना को एक हादसा बताते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया, यानी वो कहना चाहते थे कि जनरल डायर की गलती थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं था, जबकि हकीकत कुछ और ही थी। जनरल डायर को ब्रिटिश सेना से निकाले
जाने के अगले ही दिन द मॉर्निंग पोस्ट में जनरल डायर को टाइटल दिया गया द मैन हु सेव्ड इंडिया, और इसके साथ एक और खबर छपी जिसमें जनरल डायर के लिए फंड्स जुटाने की अपील की गई। उस जमाने में जनरल डायर के लिए 26,000 पाउंड्स जुटाए गए ताकि वो अपने लिए घर खरीद सके। जब सन 1927 में जनरल डायर की मृत्यु हुई तो उसे उसी झंडे में लपेटा गया जो कभी उनके जलंधर हेडक्वार्टर में फहराया जाता था। इस घटना के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को उधम सिंह, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे और नरसंहार के दौरान बाग में मौजूद थे और घायल हो गए थे, उन्होंने लंदन के कैक्सटन हॉल में माइकल ओडायर की हत्या कर दी। और माइकल ओडायर वही व्यक्ति थे जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जनरल डायर को स्वीकृति दी थी। इसके बाद टाइम्स अखबार में उधम सिंह को एन एक्सप्रेशन ऑफ द पेंट अप फ्यूरी ऑफ द डाउन ट्रेडन इंडियन पीपल के रूप में वर्णित किया गया था। उन्हें हत्या का दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई। इस हत्याकांड के इतने सालों बाद भी जलियांवाला बाग में शहीद होने वालों का सही आंकड़ा आज भी नहीं पता चल सका, लेकिन डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है तो जलियांवाला बाग में 388 शहीदों का लिस्ट है। ब्रिटिश सरकार के दस्तावेजों में 379 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने का दावा किया गया है। हालांकि अनाधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक ब्रिटिश सरकार और जनरल डायर के इस नरसंहार में 1000 से ज्यादा लोग शहीद हुए थे और लगभग 2000 से ज्यादा भारतीय घायल हुए थे। कहने को तो इस घटना को 104 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी जलियांवाला बाग की गोली से छलनी दीवारें और खून से सनी लाल मिट्टी को देखकर ऐसा लगता है कि ये घटना कुछ दिन पहले ही हुआ है। इतिहास के इस नरसंहार को देखने के लिए हजारों लोग आज भी वहां जाते हैं। आज के लिए इतना ही। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताएं, और यदि आप जलियांवाला बाग गए हैं तो अपना अनुभव हमारे साथ ज़रूर बांटें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। ऐसे ही ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़े वीडियोस देखने के लिए खबरी टुकड़ा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। Just a footnote in your history. कोई जिंदा है? छोटा सा कहीं लिखा होगा किसी किताब के कोने में।